दोस्तों ब्लड कैंसर पूरी दुनिया के अंदर कैंसर ने एक बहुत ही तहलका मचा रखा है और सारी दुनिया के लोग के अंदर एक भयंकर एक खौफ का माहौल जो है तो इस वक्त तो हो चुका है। उसी में से आज हम लोग बात करने जा रहे हैं ब्लड कैंसर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जिसको मेडिकल टर्म के अंदर अगर हम कह सकते हैं तो ल्यूकेमिया। तो आज आप लोगों को मैं इस क्लिप के माध्यम से ब्लड कैंसर के बारे में अहम जानकारी दूंगा। हमारा इस क्लिप का खास मकसद ये होगा कि जो लोगों के अंदर की गलतफहमियां है या फिर लोगों के अंदर जो मौजूद डर या खौफ है उसको दूर करना। जी हाँ दोस्तों, लोगों के अंदर की ये गलतफहमियां दूर करने का हमारा मकसद है, अवेयर करने का, अवेयरनेस का हमारा मकसद है। इसलिए इस क्लिप को आप जरूर पूरा देखिए कि इस क्लिप में मैं आपको बताऊंगा ब्लड कैंसर क्या होता है, इसके कितने अकसाम होती हैं और ये क्यों हो जाता है और इससे हम कैसे बच सकते हैं, इसका क्या ट्रीटमेंट किया जाता है, तमाम बातें आपको बताऊंगा। इसलिए इस क्लिप को आप जरूर देखिए और एक रिक्वेस्ट इस बीच में कर रहा हूँ दोस्तों, इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ब्लड कैंसर मतलब होता है ब्लड के अंदर होने वाला कैंसर। दोस्तों कैंसर की बात करें, आप लोग जानते होंगे कि कैंसर जो है तो हम किसी गार्ड को समझते हैं, तो हर जो गार्ड बॉडी के अंदर कहीं भी किसी भी हिस्से में मौजूद होती है वो कैंसर नहीं होती। हम लोग जानते हैं मैलिग्नेंट या फिर जो नॉन मैलिग्नेंट है यानी ट्यूमर के बारे में, तो वो हर ट्यूमर कैंसर नहीं होता। कैंसर के अपने पर्टिकुलर एक टाइप होती है और एक मखसूस किस्म का ट्यूमर होता है जिसको हम कैंसर कहते हैं, यानी सॉलिड जिसको हम देख सकते हैं, जो महसूस किया जा सकता है, और एक होता है लिक्विड यानी कि ब्लड कैंसर इसी के अंदर होता है। तो ब्लड कैंसर की बात करेंगे दोस्तों तो ब्लड में होने वाला ये कैंसर होता है। अब रही बात ब्लड कहाँ बनता है, ब्लड बनता है दोस्तों हमारे बोन मैरो के अंदर। जी हाँ दोस्तों, बोन मैरो यानी हमारे बॉडी के अंदर मौजूद जितनी भी लार्जेस्ट बोन्स हैं उसके सेंट्रल पार्ट के अंदर यानी बोन मैरो के अंदर ब्लड का सिंथेसिस होता है, ब्लड का प्रोडक्शन होता है। और वहीं पर जो है दोस्तों आरबीसी हो यानी ब्लड की जो सब टाइप से ब्लड की जो ब्लड के अंदर मौजूद जो चीज़ें, प्लाज्मा के अंदर जो मौजूद चीज़ें जैसे कि आरबीसी है यानी कि हम उसको एच भी कह सकते हैं, यानी कि जो हमारी ब्लड बॉडी के अंदर कितने परसेंट में खून मौजूद है, हमारे बॉडी के अंदर कितनी मात्रा में खून है वो दर्शाने का काम एच भी करता है। साथ ही दोस्तों डब्ल्यूबीसी जिसके बारे में हम जानते हैं यानी कि सफ़ेद पेशी जिसको आम जुबान में कहते हैं हम लोग, यानी कि जो हमारे बॉडी के अंदर इम्यूनिटी का काम करता है। जी हाँ दोस्तों, जो एंटीबॉडीज बनाता है अगेंस्ट होता है जो है तो बैक्टीरियल के, वायरल के और हमारे बॉडी को डिफेंस का काम करता है। तो इस तरह से दोस्तों डब्ल्यूबीसी का रोल होता है। साथ ही इसके अंदर प्लेटलेट्स मौजूद होते हैं ब्लड के अंदर, प्लेटलेट्स का बहुत ही अहम रोल होता है। जी हाँ दोस्तों, प्लेटलेट हमारे बॉडी के अंदर ब्लीडिंग को रोकने का, ब्लीडिंग को कंट्रोल करने का बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। अगर ये प्लेटलेट अपने अंदाज में सही काम ना करे दोस्तों तो हम ब्लीडिंग को नहीं रोक सकते। इसीलिए मेन जब कभी ब्लीडिंग शुरू हो जाती है तो उस जो वक्त पे आने पे यानी जिसको हम ब्लीडिंग टाइम कहते हैं वो रुक जाती है। तो ये जो विटामिन के बारे में हमने जाना था वही प्लेटलेट दोस्तों उसमें बहुत अहम रोल अदा करता है। तो कुल मिला के ये खून में या ब्लड के अंदर मौजूद जो अलग अलग हमने देखे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये तमाम चीज़ों का अपना एक इंपॉर्टेंस रोल है। तो अब मैं दोस्तों अहम चीज़ आपको बताना जा रहा हूँ कि ब्लड कैंसर में क्या हो जाता है। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि व्हाइट ब्लड कार्पल्सल्स यानी कि डब्ल्यूबीसी या सफ़ेद पेशी होता है, इसके अंदर कॉमनली दोस्तों जैसे कि अदर कैंसर के मुकाबले के अंदर ब्लड कैंसर के अंदर क्या होता है कि डब्ल्यूबीसी की जो तादाद है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जी हाँ दोस्तों, डब्ल्यूबीसी की तादाद यानी उसकी सिंथेसिस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और जो प्लेटलेट्स है एबनॉर्मल तरीके से बढ़ती है। यानी नॉर्मल जो बढ़ना चाहिए, नॉर्मल जो प्रोडक्शन होना चाहिए वो नहीं, बल्कि बहुत ज़्यादा एबनॉर्मली इसकी जो है तो सिक्रेशन होता है और यानी ये बनते हैं और डब्ल्यूबीसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और जाहिर सी बात है डब्ल्यूबीसी जब बढ़ रहे हैं तो प्लेटलेट जो है तो दोस्तों इसमें कम ज़्यादा हो जाते हैं, या फिर एचबी जो है यानी आरबीसी जो है ये भी कम ज़्यादा हो जाते हैं। तो इस तरह से डब्ल्यूबीसी की बहुत ज़्यादा तादाद बढ़ जाती है। तो दोस्तों ये होता है मेन अहम चीज़ जो ब्लड कैंसर में होता है, यानी डब्ल्यूबीसी बहुत बढ़ जाते हैं। अब मैं दोस्तों इसके टाइप्स बताऊंगा। देखिए दोस्तों इसके टाइप्स तो वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन एक्यूट और क्रोनिक में इसको हम डाल सकते हैं, टाइप्स हैं। तो आप बात करते हैं दोस्तों हम अहम चीज़ के ऊपर, यानी वो लक्षण है, यानी किसी को ब्लड कैंसर हो जाता है तो वो कैसे उसकी जो तो लक्षण उसके सामने आती है। तो दोस्तों आमतौर से इसमें आने वाले लक्षण सामान्य दूसरी बीमारियों की तरह ही होते हैं। इसलिए डॉक्टर के लिए एक बहुत ही अहम भूमिका डॉक्टर की होती है कि वो इसको डायग्नोज करते हैं और प्रॉपर जो है तो कंफर्म डायग्नोज कर लेते हैं कि ये ब्लड कैंसर है। इसलिए आम लोगों का ये दोस्तों इस तरह
तरह का जो ख्याल है कि वो कभी कभी ब्लड कैंसर के बारे में लापरवाही करते हैं और उनकी बीमारी इस हद तक पहुंच जाती है, वो बहुत ही दूसरे स्टेज पर पहुंच जाते हैं, तब जाके उनको समझ में आता है ब्लड कैंसर। इसीलिए दोस्तों लक्षणों के बारे में बात करूंगा तो सबसे पहले जो मैंने इसके आपको वजह बताया, तो वजह की अगर बात करेंगे दोस्तों कि जब WBC बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है एज भी कम हुआ है या बड़ा है, प्लेटलेट कम ज़्यादा हो रहे हैं, तो इसकी जो एबनॉर्मलिटी हो रही है तो जाहिर सी बात करेंगे हम कि जो एज भी अगर कम हुआ है तो उसमें क्या होगा, यानी एनीमिया हो जाएगा। सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक तमाम सिम्टम्स हमको समझ में आते हैं एनीमिया के अंदर। क्या होगा कि भी जैसे कि बाल झड़ना यानी हेयर लॉस की प्रॉब्लम है। अगर साइंस की बात करें तो एनी भी पेशेंट है तो उसके अंदर पैलेस मौजूद रहेंगे, यानी कि ड्राइनेस ऑफ स्किन वगैरह की प्रॉब्लम भी उसको होगी। ब्रीथिंग की प्रॉब्लम बहुत कॉमन इसके अंदर ब्लड कैंसर में होगी है, यानी ब्रीथिंग को रिलेटेड चलने में दम लगना, सांस का फूलना, बेचैनी सा रहना, वजन का कम हो जाना। फीमेल्स के अंदर जो है तो माहवारी की अनियमितता यानी कि मेंसेस प्रॉब्लम का होना। इसी तरह से दोस्तों जोड़ों का दर्द यानी खिंचाव, साथ में लिम्फ नोड्स जितने भी हैं, खासकर नेक के अंदर हो या फिर ग्रोइंस रीजन के अंदर हो तो वो उसके अंदर स्वेलिंग आ जाती है। तो इसी तरह से दोस्तों अगर हम एनीमिया की बात करें तो इस तरह की सिम्टम्स सामने नजर आएंगे। अब जाहिर सी बात है WBC बढ़ रहे हैं इसके अंदर बहुत ज़्यादा, तो WBC बहुत ज़्यादा बढ़े तो जाहिर सी बात है इन्फेक्शन बना रहेगा, यानी कि फीवर लगातार रहेगा। फीवर के साथ चिल्स भी यानी कि ठंडी बजना भी हो सकता है। साथ ही दोस्तों इसकी वजह से नाइट स्वेटिंग यानी कि पसीना आना, इसी तरह से हमेशा फैटिग यानी कि कमजोरी बना रहना। अब रही बात दोस्तों प्लेटलेट, अगर वो भी डाउन हो रहे हैं, प्लेटलेट अगर कम हो रहे हैं तो जाहिर सी बात है ब्लीडिंग के चांस होते हैं। जी हाँ दोस्तों, ब्लीडिंग डिसऑर्डर से रिलेटेड तकलीफ हमारी बॉडी के अंदर नजर आएंगी, जिसको हम यानी कि कैंसर, ब्लड कैंसर के अंदर ये बहुत ही अहम जो है तो दिखाई देने वाले लक्षण होते हैं दोस्तों। इस तरह से कुछ मुख्य लक्षण है दोस्तों। अब हम लोग जानते हैं दोस्तों कि ब्लड कैंसर क्यों हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोगों के जहन में सवाल होगा दोस्तों। देखिए, जो ऑन्कोलॉजिस्ट है और जो इसमें एक्सपर्ट है कैंसर के अंदर, उन लोगों का मानना है कि इसमें यानी कि ब्लड कैंसर के अंदर इसका कॉज मालूम करना मुश्किल है, यानी इसका एग्जैक्ट कोई कॉज नहीं है। लेकिन दोस्तों फिर भी हम रिस्क फैक्टर की बात कर सकते हैं, यानी कौन से लोगों को ये होने के चांस हो सकते हैं। तो रिस्क फैक्टर की अगर बात करें तो एज रिलेटेड हो सकता है, बढ़ती उम्रों के साथ ये हो सकते हैं, उसके चांसेस होते हैं। बेंजीन के यानी कि जो केमिकल्स है या फिर जो ऐसा एटमॉस्फेयर है जहां पर इस तरह के बहुत ही ज्यादा केमिकल वगैरह का अगर कोई रिलेशन में अगर रहता है बेंजीन वगैरह केमिकल के, तो ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा चांस है कैंसर के। जी हाँ दोस्तों, इसी तरह से रेडिएशंस वगैरह के संपर्क में आने की वजह से भी कैंसर होने की बहुत ज्यादा यानी कि संभावना होती है। साथ ही दोस्तों स्मोकिंग करने वालों के अंदर भी ब्लड कैंसर के होने की शक्यता पाई जाती है। साथ ही दोस्तों अल्कोहल लेने वालों के लिए भी जो है तो इस तरह की जो तो प्रॉब्लम हो सकती है। साथ ही दोस्तों ओबेसिटी है। इसके अलावा दोस्तों किसी को फैमिली हिस्ट्री अगर रही है जेनेटिक्स की, या फिर जिन लोगों ने इस तरह का कोई ट्रीटमेंट पहले पास्ट में लिया है, या इस तरह की कोई हिस्ट्री अगर है केमोथेरेपी वगैरह की या कैंसर से ट्रीटमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम अगर किसी का हिस्ट्री में है, पास्ट हिस्ट्री में, तो उन लोग को भी जो है तो एक वो लोगों को भी डर होता है, यानी वो रिस्क फैक्टर के अंदर आते हैं। अब बहुत ही अहम टॉपिक पे ऊपर दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं, वो ये है कि इसको डायग्नोज कैसे किया जाता है। जी दोस्तों, जब भी जनरली पेशेंट, मेरा एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रहा हूँ, जब मैं प्रैक्टिस में था तो मेरे सामने अब तक समझो 2 से 3 मरतबा ऐसे पेशेंट आ चुके हैं जिनका WBC, एक पेशेंट मुझे याद आ रहा है जिनका WBC एटलीस्ट 39,000 था। जी हाँ दोस्तों, जब मैंने देखा तो मुझे थोड़ा सा अजीब लगा, डाउट लगा कि भाई इतना कैसे आ गए। फिर भी मैंने उसको क्रॉस चेक किया और अलग अलग लैब में जाके मैंने चेक किया, क्रॉस चेक किया। तो क्रॉस चेक करने के बाद दोस्तों उसकी तो तादाद यानी बड़ी हुई ही थी। हो सकता है 1-2 लैब के अंदर कभी कभी 19-20 होता है, लेकिन इतना बड़ा डिफरेंस कभी नहीं होता है। यानी दूसरी एक लैब के अंदर 41,000 आ रहा था और एक लैब के अंदर जो है तो 38.2 ऐसे लगभग आ रहे, नहीं कि लगभग उसकी काउंट बहुत ज्यादा बढ़े हुए थे। उसको एडवांस इन्वेस्टिगेशन के लिए जब भेजा गया था दोस्तों तो बिल्कुल यही ब्लड कैंसर सामने आया था, इसलिए मुझे अच्छे से याद है। तो दोस्तों बेसिकली जो GP के पास जब पेशेंट आते हैं तो वो लोग अपने बेसिकली टेस्ट कर लेते हैं, इन्वेस्टिगेशन करा लेते हैं। तो WBC वगैरह इससे हमको और प्लेटलेट से HB ये सब चीज़ों से तो हमको पता चलता है, यानी CBC। इसके बाद दूसरे इन्वेस्टिगेशन भी इसमें बहुत अहम रोल अदा करते हैं। साथ ही दोस्तों स्कैन का यानी कि USG हो या CT स्कैन हो, MRI हो, इस तरह की इसमें जो है तो यानी कि इसको हमको इसके जरिए मालूम किया जा सकता है। और साथ ही दोस्तों इसके अंदर आप किए जाने वाला ट्रीटमेंट, तो दोस्तों ब्लड कैंसर का ट्रीटमेंट क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, ब्लड कैंसर
ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर या भी जो कैंसर के एक्सपर्ट होते हैं उनके मुताबिक ब्लड कैंसर बहुत ही जल्द और अच्छे से, और इस वक्त तो बहुत ही ज़्यादा एडवांस ऐसा हो गया है कि इसकी आसानी के साथ इसका इलाज हो जाता है, इसलिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ब्लड कैंसर का इलाज आज के वक्त में बहुत ही आसान हो चुका है और दूसरे कैंसर के मुकाबले में ये सबसे आसानी से होने वाला यानी ट्रीट होने वाला कैंसर है, यानी बहुत जल्द इसके पेशेंट अच्छे भी हो जाते हैं, इसलिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें केमोथेरापी, इसके अलावा रेडियोथेरापी और इसके अलावा इम्यूनोथेरापी, इसके अलावा जो है तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट, इस तरह के अलग अलग तरीके के ट्रीटमेंट किए जाते हैं। केमोथेरापी की बात करें तो इसके अंदर केमोथेरापी की ज़रूरत पड़ सकती है। तो दोस्तों कुल मिला के मैं ये कहूँगा कि ब्लड कैंसर का ट्रीटमेंट मुमकिन है, पॉसिबल है। कई लोगों को ये हो चुका था, उन्होंने इलाज किए, वक्तों पे सही ट्रीटमेंट किए, सही डॉक्टर से मुलाकात किए और वो आज अच्छी से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उसके बाद जो है एक बार किसी को हो जाता है, वो ट्रीटमेंट ले लेता है, उसके बाद भी उसको कुछ एहतियात करना पड़ती है। इसी तरह से दोस्तों अब लास्ट में मैं बात बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों को ये सवाल आ रहा होगा कि इससे हम कैसे बचेंगे। जी हाँ दोस्तों, ब्लड कैंसर जो कि इतनी भयंकर बीमारी है, हम इससे कैसे बच सकते हैं, इसका डर तो हमको लगा है, बिल्कुल लगा है। जबकि ये क्यूरेबल है, डिजीज है, लेकिन हर इंसान बीमारी चाहे सर्दी जुकाम क्यों ना उससे बचना ही चाहता है। इसीलिए दोस्तों डॉक्टर इसके बारे में हिदायत देते हैं कि हम लोग को चाहिए कि अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करें। जी हाँ दोस्तों, लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर जितने भी बीमारियां हैं वो सेकेंडरी या फिर उसके कॉम्प्लिकेशंस के अंदर बड़ी बड़ी भयंकर बीमारियां लाता है, जैसे कि ओबेसिटी की मैं बात करूंगा। इसीलिए हमारे खान पान, हमारी लाइफ स्टाइल, हम सब बातों में गौर करें, अपना एक्सरसाइज की आदत डालें, स्मोकिंग से दूर रहे, ड्रिंक से, अल्कोहल ड्रिंक से दूर रहें। इसके अलावा अपने खान पान के अंदर खुसूसी ख्याल रखें और अपने सेहत का ख्याल रखें और ऐसे इरिटेंट्स चीज़ें हैं उससे हम बचने की कोशिश करें। प्लास्टिक के इस्तेमाल से बचने की कोशिश करें, प्लास्टिक इंसान के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। बहुत सारे लोगों का हैबिट है यानी प्लास्टिक के कप के अंदर चाय पीते हैं, गर्म कुछ चीज़ें खाते हैं, वो केमिकल अंदर जा रही है। इसलिए यूनानी की हमदर्द कंपनी क्या कर रही है, कांच की बोतल के अंदर दवाइयाँ सप्लाई करती है। ये बहुत बड़ी हिकमत है अतिबाव की। इसी तरह से हम कोशिश करें प्लास्टिक से दूर रहें, ऐसे बेंजीन वगैरह केमिकल से दूर रहें, केमिकल चीज़ों से खासकर कोशिश करें दूर रहें, रेडिएशंस वगैरह से दूर रहें और अपने आप को देखो इंसान की जो बॉडी है तो वो मिट्टी से बनी है और मिट्टी से उसका गहरा ताल्लुक है। इसीलिए हमारा जो है तो जड़ी बूटियों से, आयुर्वेदा यूनानी से संबंध रखना चाहिए। हमारा जो इलाज तरीका है, हमारी रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है, हमारा खान पान जो हरी सब्जियों की तरफ, फल फ्रूटों की तरफ होगा तो हम जो है इन सब चीज़ों के जरिए से जो है तो बच सकते हैं, क्योंकि इसका एग्जैक्ट कॉज पता नहीं है। इसीलिए जितनी एंटीबॉडीज हमारे अंदर होगी, इतना इम्यून सिस्टम हमारा होगा, उतना ही आसानी से हम कैंसर से बच सकते हैं। आई होप कि आपको तमाम बातें अच्छे समझ में आई होंगी। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन है, क्वेश्चन है, कुछ समझ में नहीं आया, कमेंट कीजिए, जवाब मिलेगा आपको। इस क्लिप को देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस क्लिप को अगर शेयर करेंगे बहुत लोगों को फायदा होगा, इसलिए प्लीज शेयर कर दे। शेयर कैसा करेंगे आप, इसको इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर या फिर अपने स्टेटस पर रखकर या व्हाट्सएप पे किसी को पर्सनल भेजकर आप जो है तो उनको जो है तो इन्फॉर्मेशन को भेज सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।